तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का छठा चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो, सभी को आज के इस वीडियो में ही हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अब समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा सबसे पहली बात हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले का यदि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के वन शॉट वीडियो का यदि आपने स्टडी नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री वन शॉट के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरीके से सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से स्टडी कीजिए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, केवल वन शॉट से अगर आप तैयार करते हैं तब भी आप आराम से मैं कह सकता हूं कि 75 से 95% मतलब 90 to 95% आराम से ले देंगे। ठीक है ना, बस यही है। अगर न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेते हैं ना, जो वन शॉट में हम करा रहे हैं, इतना तैयार करने के बाद आराम से अगर न्यूमेरिकल भी तैयार कर रहे हैं तो 85 से 95% 100% में कह रहा हूं कि इतना आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे फिगर जो दिखाई दे रहा है टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। पहला हमारा ये है कि क्लोरोफॉर्म मतलब प्रयोगशालाओं में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुणों तथा उपयोग लिखिए। मतलब सिंपल सा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब कितने नंबर में पूछा गया है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए जी अब हम देख लेते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। सबसे पहली बात यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, या इसे ही हम ट्राइक्लोरोमेथेन के भी नाम से जानते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म कहें या ट्राइक्लोरोमेथेन कहें, जिसका सूत्र होता है CHCl3 बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि हम सबसे पहले समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। तो यहाँ पे हमने एक चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक फिगर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए फिगर हम जैसे समझेंगे, जैसे जैसे ये पढ़ते जाएंगे आपको समझ में भी आता जाएगा। केवल मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे ये जो पीले कलर का एक ये डंडा, फिर से नीचे एक डंडा जो दिखाई दे रहा है, ये स्टैंड है। स्टैंड का मतलब है कि इसी पर ये सब कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये सब कुछ है, ये रखा गया है। ठीक है ना, एक स्टैंड है। जैसे कि मान लेते हैं जो कैमरा है या मोबाइल जो भी हो, तो हम लोग स्टैंड पर रख कर ही क्या करते हैं, वीडियो को शूट करते हैं। तो उस पर क्या है, स्टैंड का वही ना कार्य है जी, कि जो स्टैंड है वो एक जगह पर सभी को व्यवस्थित रखेगा, तो वही स्टैंड है। फिर से ये स्टैंड से देखिए इसको अटैच कर दिया गया है कि जिससे ये फ्लास्क जो है गोल पेंदी का एक ये फ्लास्क दिखाई दे रहा है, ये गिरे नहीं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएंगे तो ये बर्नर है। ठीक है ना, ये बर्नर है, याद रखेंगे ये क्या है, बर्नर। बर्नर मतलब क्या होता है, जिससे हम ताप दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक ये जो आपको रखा गया है, इसमें बालू उष्मक भरा गया है। ठीक है ना, ये एक गोल पेंदी आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें बालू उष्मक भरा गया है, जिससे बालू जो होता है वो पहले गर्म होगा और उसके ताप से ये जो गोल पेंदी का फ्लास्क है ये गर्म होगा। ये क्या है, गोल पेंदी का फ्लास्क। अब इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने एथिल एल्कोहल और जो विरंजक चूड़ होता है इसके मिश्रण को हमने इसमें मिला दिया है। और उसके बाद जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये जो आपको एक पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप की सहायता से जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, तो क्लोरोफॉर्म जब इन दोनों को हम गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म हमें मिल जाएगा उसी समय। जैसे ही हम इसमें रखकर एथिल एल्कोहल को और विरंजक चूड़ को रखकर गर्म करेंगे ना, तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, परंतु क्लोरोफॉर्म की वाष्प मिलेगी। ठीक है ना, द्रव अवस्था में हमें क्लोरोफॉर्म नहीं मिलेगा, वाष्प रूप में मिलेगा, गैसीय रूप में। तो अब हम क्या करते हैं, उस गैस, ये गैस जो है ना, ये इस रास्ते निकलती है, इस पाइप के रास्ते, और यहाँ पे जब ये आती है तो ये हमारा क्या है, संघनित्र है। संघनित्र का मतलब जिसमें ठंडा किया जाता है उस गैस को। तो देखिए यहाँ से ठंडा जल डाला जा रहा है, यहाँ से ठंडा जल निकल जा रहा है। तो जब ये ठंडा जल इसमें क्या होगा, जैसे ये मान लेते हैं सपोज डेट
ये एक पाइप है, ठीक है ना, ये तो पाइप है ही, उसको ऊपर और एक पाइप है जिससे यहाँ से पानी दिया जा रहा है, इधर से पानी निकल रहा है, तो पानी इधर से देंगे इधर से निकलेगा, तो ये पाइप भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ठंडा रहेगा ना, तो वही ठंडा के कारण ही ये जो गैस आ रहा है क्लोरोफॉर्म का वो ठंडा हो जाता है और वही जाकर यहाँ पर नीचे बैठ जाता है ग्राही में, अब वहीं से हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको समझ में आया उतना ही काफ़ी है, ठीक है। नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आएंगे, ठीक है ना। बस हमने ऊपर ऊपर अभी आपको केवल डिस्कस किया है। देखिए हमने लिखा है कि प्रयोगशालाओं में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, फ्लोरोफॉर्म बन जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि प्रयोगशालाओं में एसीटोन के साथ एसीटोन लें या एथिल एल्कोहल, इन दोनों में से कोई हम एक ले सकते हैं, तो हमने क्या लिया है, एथिल एल्कोहल ले लिया है। तो प्रयोगशाला में हम क्या करेंगे, एथिल एल्कोहल को लेकर अब विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। तो एथिल एल्कोहल इस गोल पेंदी के फ्लास्क में लिए हैं, अब फिर से विरंजक चूर्ण हमने इनमें लेकर अब मिक्स करके और उनको क्या किए हैं, गर्म किए हैं। तो जैसे ही हम गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो जैसे ही इन दोनों को मिक्स करके और गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, परंतु उसके वाष्पें प्राप्त होंगी, ठीक है ना। अब देखिए वहां पर हमने क्या लिखा है, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। मतलब यहां तक समझे, एक गोल पेंदी का हमने यहाँ पे फ्लास्क लिया, ठीक है ना, और उस फ्लास्क में एसीटोन लें जिसका सूत्र CH3COCH3 होता है, या एथिल एल्कोहल लें जिसका सूत्र होता है C2H5OH। तो हमने क्या लिया है, एथिल एल्कोहल ही ले लिया है। तो एल्कोहल को विरंजक चूर्ण CaOCl2 विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, जिसे हमें बालू उष्मक पर, मतलब गर्म जब हम करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्पें प्राप्त होंगी। तो हमने कहा ना क्लोरोफॉर्म मिलता है परंतु उसकी वाष्पें मिलती हैं, ठीक है ना, जिसको जल संघनित्र द्वारा द्रवित कर ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे ये गैसें जो आ रही हैं, तो जब यहाँ पे जल संघनित्र ये जो है इसमें आएंगे तो उसको ठंडा करके जो ये ग्राही हमारा जो दिखाई दे रहा है इसमें एकत्रित कर लेते हैं। वही लिखा गया है, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्पें प्राप्त होती हैं, जिसे जल संघनित्र द्वारा द्रवित करके ठंडा करके, ठीक है ना, ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। और जैसे ही इसमें एकत्रित हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिखा है तथा इसे शुद्ध करने के लिए, मतलब शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, तो इसे शुद्ध करने के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन प्रवाहित करने पर, तनु विलयन को हम इसमें प्रवाहित करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, फिर से निर्जल AlCl3 द्वारा उसे सुखा लेते हैं, ठीक है ना, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाते हैं। तो यही बात है जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कोई भी हार्ड वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। इसको हमने बहुत पहले भी करा दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये लिखने के बाद ये फिगर आपको बना लेना है। बट अब हम आपको रिएक्शन से यहाँ से समझाएंगे कि किस तरीके से ये बना है, ठीक है ना। रिएक्शन से अब हम इसको समझाने का प्रयास आपको करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, या तो सबसे पहले हम यहाँ पे विरंजक चूर्ण को सबसे पहले जल से क्रिया कराएंगे। सबसे पहला ये 4 स्टेप में ये क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त होता है। अब रासायनिक केवल हम रिएक्शन द्वारा बता रहे हैं तो समझिएगा। सबसे पहली बात, हम क्लोरोफॉर्म को विरंजक चूर्ण को लेते हैं, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण को लेकर हम जल से इसकी क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम जल से इसकी क्रिया कराते हैं तो समझिएगा यहाँ से यहाँ से देखिए एक OH है, एक OH है, दो यहाँ पे हमें OH दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। देखिए विरंजक चूर्ण है Cl2 होता है ना, Cl2। तो देखिए ये विरंजक चूर्ण है, तो यहाँ पे CaOCl2 है, यहाँ पे HOH है, यही ना जल है जी। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ से Ca आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे Ca हम लिख दे रहे हैं, फिर से एक OH यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे एक OH यहाँ पे हमने लिख दिया, परंतु एक यहाँ पे देखेंगे एक और O और यहाँ पे एक H है, तो एक और OH है, तो 2 OH बन रहा है, तो इसको हम CaOH का होल ट्वाइस लिख देंगे। और उसके बाद बचा क्या, केवल क्लोरीन बचा, तो इसको हम साइड में Cl2 लिख देंगे, ठीक है ना।
तो इससे हमें क्या पता चला कि सिंपल सा हमें पता ये चला कि विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, क्लोरीन गैस भी मिलती है। ठीक है, पहले रिएक्शन में ये होता है, आप समझिएगा। दूसरे में अब फिर से हम क्या करते हैं जी, फिर से अब हम क्या करेंगे, अब ये जो एथिल एल्कोहल है ना, इस एथिल एल्कोहल को लेंगे और क्लोरीन से हम क्या कराएंगे, क्रिया करा देंगे। ठीक है ना। तो देखिए एथिल एल्कोहल को लेते हैं तो यहाँ पर CH3CH2OH, तो एथिल एल्कोहल को लिए। अब फिर से यहाँ पे जो क्लोरीन है उससे हम क्या करेंगे, क्रिया करा देंगे। तो ये जो हमने क्लोरीन से Cl2 से हमने क्रिया करा दिया, तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ से ध्यान से आप ये समझेंगे कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक H निकलता है। ठीक है, तो 2 H निकल जाते हैं, तो 2 क्लोरीन है और 2 H निकलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जगह थोड़ा सा इधर बचा रहेगा तो काम हम लोग का ही आएगा। देखिए, तो जैसे यहाँ से 2 क्लोरीन है और 2 H निकलते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 क्लोरीन और 2 H निकल रहे हैं तो HCl बन जाएंगे। ठीक है, तो HCl 2 मात्रा में निकल जाएगा। देख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन है तो इधर भी 2 क्लोरीन हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, बचा यहाँ पे CH3 बचा है। अब फिर से यहाँ से देखिए C है तो C हमने लिख दिया, 2 हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ से निकला है तो एक बचा ना, तो वो एक हम लिख देंगे। यहाँ से तो देखिए O है तो O हमने लिख दिया और एक H है, ये निकल गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि CH3CHO बना और 2 मात्रा में हमें क्या मिला है, 2 मात्रा में HCl भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये क्या है, एसीटोन का निर्माण हमारे पास हो जाता है। ठीक है ना। अब फिर से ये जो एसीटोन है, अब देखिए ये जो एथिल एल्कोहल है ना, यही क्लोरीन को हमने लेकर क्रिया कराया तो एसीटोन हमें बना। अब फिर से तीसरे में अब क्या यहाँ पे होता है, ध्यान से समझेंगे। तीसरे अभिक्रिया में फिर से हम इस जो यहाँ पे हमें जो एसीटोन ये मिला हुआ है, फिर से हम इसको लेते हैं तो CH3CHO, ये एसीटोन को लेंगे। अब फिर से ये जो क्लोरीन है इसकी 3 मात्रा में हम यहाँ पे क्लोरीन के अणु को 3 हम ले लेते हैं, Cl2 के 3 मात्रा में हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से लिया था, फिर से और हमें ज़रूरत पड़ा तो ये क्लोरीन ले लिए। अब जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे CCl3 और CHO बनता है, CCl3 और CHO बनता है और 3 मात्रा में HCl गैस निकल जाता है। देखिए कैसे, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ से 3 हाइड्रोजन ये निकल जाता है, यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन सिंपल से, ये 3 क्लोरीन, यहाँ पे 6 क्लोरीन है ना, 3 दूना 6 क्लोरीन है, तो यहाँ से 3 क्लोरीन के साथ 3 हाइड्रोजन निकल जाता है, तो वही 3HCl ये बाहर निकल गया। तो इधर क्या बचा, केवल C बचा। ठीक है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन और बचे हुए हैं, 3 तो यहाँ पे निकल गए हैं तो 3 और बचे ना, तो वही CCl बच गया और ये CHO है तो CCl CHO बन गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा फिर से क्या बन गया है, इसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ठीक है ना, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, तो इसको मैं लिख दूंगा ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अब फिर से ये जो यहाँ पे हमें अंत में देखिए इस क्लोरीन का उस टाइम से हम कार्य कर रहे थे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, अब फिर से हम इसको लेते हैं। तो जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चौथे बार हम क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। ठीक है, चौथे बार में हम क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लेते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ था इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को हम यहाँ पर क्रिया कराते हैं। तो जो ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड है CCl3CHO, इसके 2 मात्रा में हम ले लेंगे, तो CCl3 और CHO हमने कर दिया। इसकी जब हम क्या कराएंगे, आपस में क्रिया कराएंगे, तो यहाँ से हमें याद रखेंगे सबसे पहली बात, तो यहाँ से हमें
देखिए यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, वो क्या क्या, 2CHCl3 मिलता है और फिर से HCOOCA मिलता है, ये हमें प्राप्त होता है जी। और यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है CHCl3, तो याद रखेंगे CHCl3 ही क्लोरोफॉर्म होता है, तो यही हमें क्लोरोफॉर्म 2 मात्रा में प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी रिएक्शन में एक बार और आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता अभी नहीं है आपको, ठीक है। देखिए अब ये रिएक्शन कैसे हुआ है थोड़ा सा हम समझते हैं जी। सबसे पहली बात बेसिक से मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब यहाँ पे विरंजक चूड़ को हमने लिया, जल से क्रिया कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और 2 मात्रा में क्लोरीन निकल गया है। तो ये जब रिएक्शन, ये सब कुछ इसी फ्लास्क में ही हो रहा है, पहले ये सब इतना हो रहा है, बट सिंपल सा हमने ये कह दिया है यहाँ पर कि हम गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिल जाता है, परंतु ये सब प्रक्रिया होने के बाद ये क्लोरोफॉर्म मिलता है, ठीक है ना। तो वही बात है। तो सबसे पहले इसमें विरंजक चूड़ जल से क्रिया करेगा जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और जो Cl2 की गैसें भी निकलती हैं। उसके बाद अब देखिए, अब ये जो है ना, अब हम इतना जानते हैं कि इस गोलपेंदी के फ्लास्क में हमने एथिल एल्कोहल को भी लिया है, तो अब ये एथिल एल्कोहल, ये जो क्लोरीन है, इससे क्रिया करेगा, तो जैसे ही क्रिया करता है तो एसीटोन बनता है और 2HCl भी बनता है। अब फिर से ये जो एसीटोन हमारा बना ना, अब इस एसीटोन को हम क्या करेंगे, लेंगे, इस एसीटोन को लिया है। अब फिर से ये जो क्लोरीन है, तो एक तो यहाँ पे हमने ले लिया है और आवश्यकता पड़ा तो यहाँ से क्लोरीन हम ले सकते हैं, तो और भी हमने क्लोरीन यहाँ पे 3 मात्रा में 3 अणु ले लिए हैं। तो जैसे ही एसीटोन को क्लोरीन से हमने क्रिया कराया तो यहाँ पे हमें मिल गया ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। और जैसे ही ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड मिला तो यहाँ पे अभी तक हमने इसका कार्य नहीं किया था, ये भी तो बचा हुआ था ना क्लोरीन के साथ। तो अब इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड से हम क्रिया कराते हैं जिससे हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या क्या निकलता है। तो यहाँ से हमारा देखिए, मैं इसको समझाना चाहता हूँ कैसे यहाँ पे होगा ये रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है, ये टोटल यहाँ से ये सब निकले हैं, ठीक है ना। और यहाँ से केवल यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन है ना वो निकला है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकला है, ठीक है। तो समझिएगा, तो HCCl3 समझ रहे हैं ना, HCCl3, तो HCCl3 HCCl3 फिर से HCCl3 HCCl3, मतलब 2 मात्रा में HCCl3 है HCCl3 है, मतलब 2 मात्रा में क्या है, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे है। तो वही हमने लिख दिया है। देखिए HCCl3 लिखे या CHCl3 लिखे, दोनों बात एक ही है, उससे कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। तो वही हम इसको CHCl3, तो CHCl3 है, CHCl3 है, तो CHCl3 2 मात्रा में, मतलब क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म 2 है, तो वही 2 हमने क्लोरोफॉर्म लिख दिया है। तो अब बचा यहाँ पे क्या है, तो अब समझिएगा, यहाँ पे अब हम ऐसे करेंगे HCOO, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो हम यही करें HCOO, ठीक है। तो HCOO, अब फिर से नीचे भी तो है HCOO, तो HCOO 2 यहाँ पे हो रहे हैं, HCOO ये दोनों कैल्शियम से जुड़े हुए हैं, तो कैल्शियम से हमने जोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप में ये आपका रिएक्शन जो है, ये आपकी जो अभिक्रियाएं हैं ये होती हैं, इस तरीके से क्लोरोफॉर्म बनता है। टेंशन नहीं लेना, 1-2 बार पढ़ेंगे ना, समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मैंने प्रयास किया है फिर भी कि जल्द से जल्द आपको समझा दिया जाए।
अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। सबसे पहले इतना लिखने के बाद आप साइड में ये फिगर बना लीजिएगा और ये चारों अभिक्रियाएं लिख लीजिएगा। नीचे नाम भी लिख दीजिएगा, विरंजक चूड़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एथिल एल्कोहल, फिर से इसको एसिटल्डिहाइड, फिर से एसिटल्डिहाइड, फिर से इसको ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, अब फिर से यहाँ पे फिर से लिखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर से ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो इस तरीके से ये टोटल नाम आप लिख देंगे जरूर अभिक्रियाओं के नीचे। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब हम समझेंगे जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आप समझते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका समझेंगे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में भी आपको याद रखना है ये कि ये रंगहीन होता है, मीठी गंध वाली ज्वलनशील द्रव होता है। मतलब रंगहीन होगा, मीठा गंध इसका होगा, ज्वलनशील द्रव होगा, मतलब जलने वाला द्रव होगा। जैसे कि पेट्रोल टाइप का होता है वो ज्वलनशील द्रव ही तो है। अगला आता है ये जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है ना। अगला आता है इसकी सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, यदि सूंघ लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अगला आता है जल में अविलय वह कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। मतलब जल में अगर हम घोलेंगे तो जल में नहीं घुलेगा, परंतु कार्बनिक विलायकों में यदि हम घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगा, ठीक है ना। यही बात है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पे आता है इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण क्या होता है समझ लेते हैं जी। तो यहाँ पे हमारा आता है ऑक्सीकरण। तो सबसे पहली बात याद रखें, कैल्शियम जो हमारा क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहली बात, जब हम क्या ले लेते हैं, जब हम क्लोरोफॉर्म को ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और क्लोरोफॉर्म का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण हम कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराएंगे तो COCl2 मिलता है। और एक और बात याद रखेंगे, HCl का भी यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा ये गया है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को निकाल दिया है यहाँ से और ये अपना ऐड हो गया है। और यहाँ से 3 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन भी यहाँ से निकला हुआ है, तो यही HCl ये बाहर निकल गया है। C और फिर से O और Cl2 बच गया तो COCl2 बन गया है यहाँ पे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, तो ये कैल्शियम हम कह सकते हैं डाइक्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर इसी हम क्या कहते हैं, फास्जीन बी के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम फास्जीन बी हम कहते हैं। चलिए, तो इतना आशा करता हूँ याद होगा आपको। अगला दूसरा हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन। मतलब यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का से जल अपघटन कराएंगे क्लोरोफॉर्म का तो क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल सा रिएक्शन से ही हम जानते हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, H मतलब CHCl2 को, इसको हम क्या करते हैं, इसका हम क्रिया करा लेते हैं। ये थोड़ा सा अदरवाइज ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इससे तो क्रिया ही नहीं करेगा ना। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं हेलोजनीकरण से। तो इसका हम सिंपल सा CHCl3 को ले लेते हैं, इसको अगर हम इसका हेलोजनीकरण करा देंगे, हेलोजन से क्रिया करा देंगे जैसे कि Cl2 के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, CCl3 मिलते हैं, सॉरी CCl4 और HCl का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये आएगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, एक यहाँ से Cl को निकालेगा, ठीक है ना। ये 2 क्लोरीन आ रहा है तो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा, तो वही HCl ये बाहर निकल जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, C बचा और यहाँ पे Cl2 बचे हुए हैं, और ये 2 क्लोरीन आएंगे तो इसमें ऐड होंगे, तो 2 क्लोरीन और 2 यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये CCl4 हो जाएंगे, तो वही CCl4 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है,
मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हैलोजनीकरण मतलब कोई भी हैलोजन तत्व से यदि हम क्रिया कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा। तो याद रखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का जब हैलोजनीकरण हम करते हैं या क्लोरीन से हम क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है। ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन है ना इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो 2 आप क्या करेंगे, 2 आप रिएक्शन को याद रखेंगे, बहुत हो आपके लिए। चलिए जी, अगला अब हम नेक्स्ट हमारा आता है, ये 2 रासायनिक गुण याद रखेंगे। उसके बाद आता है उपयोग। ये औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, निश्चेतक मतलब बेहोशी करने में भी इसका उपयोग होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये 3 इसका क्या है जो यूसेस है वो याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो अभी तक हमने सबसे पहला 5 नंबर वाला जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया है। ठीक है ना, अब हम आते हैं अपने दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है प्रयोगशालाओं में क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। मतलब प्रयोगशालाओं में क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न में से इसके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। मतलब अभिक्रियाएं भी देनी है, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक हम सिंपल सा कह सकते हैं, रासायनिक गुण भी लिखना है। तो समझिए, चलिए क्लोरोबेंजीन सबसे पहले हम बनाने की विधि हम समझते हैं। तो याद रखेंगे प्रयोगशाला में भी हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि प्रयोगशालाओं में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को, ठीक है ना, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। मतलब सिंपल सा हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को लेंगे और CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आराम से क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को ले लेते हैं। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। तो ये हो गया बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइसोनियम, ठीक है ना, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को हम लेकर CuCl HCl के उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। तो हम लिख देते हैं CuCl व HCl को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से हमें याद रखेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से ये C6H5 और ये यहाँ पे Cl ये निकल जाते हैं, तो ये हम लिख देंगे C6H5 और Cl। तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस बाहर रूप से निकल जाती हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पे C6H5Cl है, ये हमारा क्या बन जाता है, C6H5 क्लोरोबेंजीन बन जाता है और ये जो नाइट्रोजन गैस है ये बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, तो इस बात को आप लिख लेंगे। तो इसको मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो जब हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को CuCl HCl के उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो केवल आपको ये लिखने के बाद ये रिएक्शन दे देंगे, काम आपका कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक और विधि भी हम जानेंगे। ठीक है ना, चलिए जी, इतना समझ के आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ पर याद रखेंगे। अच्छा, ये याद है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, याद रखेंगे इस अभिक्रिया को सेंड मायर
या सेंड मेयर भी हम कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया दिखाई दे रहा है इसी को सेंड मेयर अभिक्रिया के भी नाम से हम जानते हैं। तो इसे याद रखेंगे क्योंकि सेंड मेयर अभिक्रिया भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा ये वाला जो आपका आता है एक, देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि में एक दूसरा हमने एक और विधि लिखा है, गाटरमैन विधि, ठीक है ना। गाटरमान विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण। तो ये बताइए कि गाटरमैन विधि द्वारा हम क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को Cu और HCl के साथ हम क्या करेंगे, क्रिया करा देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल सा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को लेंगे C6H5 N2Cl। तो यहाँ पे बेंजीन डाइसोनियम हमने क्लोराइड को ले लिया है। इसको हम क्या कर देंगे, Cu और HCl की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो सिंपल सा वही काम यहाँ पे भी होगा, यहाँ से C6H5, यहाँ से Cl निकलेगा, तो वही C6H5 और Cl निकलता है, और यहाँ से जो नाइट्रोजन है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, और ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हो गया। केवल याद रखेंगे यहाँ पे जो उत्प्रेरक है ना वो चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर और HCl की उपस्थिति में हम कराए हैं, और इससे पीछे वाले में CuCl और HCl के साथ हमने करा दिया है। चलिए दोनों एक ही समान है, ठीक है। इसको भी लेंगे तो आप ले लीजिए, ले लिए होंगे ना। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में आप याद रखेंगे ये 4 गुण। सबसे पहला, ये रंगहीन होता है, सुगंध युक्त, वाष्पशील होता है। सुगंध के जैसा होता है लगेगा, और क्या होगा, वाष्पशील होगा। अगला आता है, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब जल में घोलेंगे तो नहीं घुलेंगे, कार्बनिक विलायकों में घोलेंगे तो घुल जाएगा। अगला होता है, जल से भारी होता है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखेंगे। कौन होता है, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो जल से भारी होता है। अगला आता है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में ये सब याद रखेंगे। पहला, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, और CuCN से क्रिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसे ये क्रिया करता है, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं C6H5Cl। तो ये हमने क्लोरोबेंजीन को ले लिया। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो NaOH के साथ हम जैसे ही क्रिया कराते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से Na निकलता है, यहाँ से Cl निकलता है, ठीक है ना। तो ये NaCl जो है ना, ये आप याद रखेंगे कि NaCl, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड ये बाहर निकल जाता है, तो बचा क्या, C6H5 और OH बचा। तो ये लिख देंगे C6H5 और OH, ये बच गया, ठीक है। तो ये C6H5OH क्या है भैया, इसी को तो फिनॉल कहते हैं ना, फिनॉल। तो देख रहे हैं फिनॉल बन रहा है। मतलब क्लोरोबेंजीन का यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो फिनॉल का निर्माण होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा आता है अमोनिया से क्रिया। अब जैसे ही हम अमोनिया से इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा दूसरा जो आता है कि C6H5Cl, यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन को ले लिया और अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, NH3 होता है। तो NH3 इस तरीके से लिख दें, या थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको H एक आगे लिख दे रहा हूँ, NH2 इस तरीके से लिख दूँ। दोनों बात तो एक ही है ना, ये अभी भी अमोनिया है। अरे भैया NH3 लिख रहे थे तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों बात तो एक ही है ना। नाइट्रोजन की संख्या 1, इसमें भी नाइट्रोजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे आगे एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है।
तो वही तो बात यहाँ पे भी है ना, तो यही है अमोनिया। जैसे अमोनिया को क्लोरोबेंजीन के साथ हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये इतना बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से यहाँ से Cl निकलता है, यहाँ से H निकलता है, तो HCl ये बाहर निकल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, HCl ये बाहर निकल गए, बचा क्या, C6H5NH2 बचा, तो C6H5NH2 बचा, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, एनिलीन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन, ठीक है। ये क्या है हमारा, चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, अमोनिया है, ठीक है जी। अगला आता है CuCN से क्रिया। तो कॉपर साइनाइड से अगर हम क्रिया करते हैं तो क्या बनता है जी, ठीक है। तो कॉपर साइनाइड से यदि हम क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे C6H5Cl को ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन को लेंगे और इसको कॉपर साइनाइड से हम क्रिया करा देंगे, CuCl, कॉपर साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो सॉरी कॉपर साइनाइड से ना CuCN होगा, CuCN। तो कॉपर साइनाइड से जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो जानते हैं यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Cu निकलेगा, तो CuCl ये पहले ही बाहर निकल जाएंगे, तो CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड है, ये बाहर निकल जाएंगे, बचा क्या, C6H5Cn, तो ये हम लिख देंगे C6H5Cn का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहेंगे ये क्या है, साइनाइड है ना, कॉपर साइनाइड, तो ये क्या कहेंगे, साइनोबेंजीन कहेंगे इसे, ठीक है ना, साइनोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है, कॉपर साइनाइड है, ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ, नाम भी लिख दे रहे हैं, कॉपर साइनाइड, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी, ले लिए होंगे ना, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इसका उपयोग, अब हम जान लेते हैं किसका, क्लोरोबेंजीन का उपयोग कर रहे हैं। याद रखेंगे कीटनाशक DDT के निर्माण में भी हम करते हैं, दूसरा होता है फिनॉल में के निर्माण में, एनिलीन का निर्माण में, आदि के निर्माण में किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन से हम किसका, फिनॉल का भी निर्माण हो रहा था, और क्लोरोबेंजीन से ही एनिलीन का भी निर्माण हो रहा था, तो वही लिखे हैं फिनॉल और एनिलीन आदि के निर्माण में। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। 3 उपयोग काफ़ी है जी, इतना याद रखेंगे। तो हमने 2 यहाँ पे चीज़ें जान लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ये कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। देखिए हमने नेमिंग रिएक्शन तो एक पर्सनली वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने करा दिया है, ठीक है ना। यदि आप उसको सभी को पढ़ लिए होंगे, मुझे आशा है कि आप सभी देखे होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने संपूर्ण किताब के जितने भी इस तरीके से नेमिंग रिएक्शन है सब कराया हुआ है एक ही वीडियो में। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल लिखिएगा क्लास 12th, ठीक है ना, इस तरीके से क्लास 12th केमिस्ट्री रिएक्शन ब्रदर सर, इतना लिख कर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा तो हमारी आपको आराम से एक वीडियो मिल जाएगी जिसको आप देख लेंगे, आपको आसानी से सभी रिएक्शन याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कर लीजिएगा, मिल जाएगा। इसके बाद एक और हमने पढ़ाया था कैसे प्राप्त, मतलब क्या होता है जब,
ठीक है ना। तो इसके भी जैसे क्या होता है जब भी रिएक्शन पूछा जाता है, तो ये भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इसको भी हमने कल ही आपको वीडियो अपलोड कर दिया था। तो यदि पढ़ना चाहते हैं, कोई न्यू स्टूडेंट है, कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ना है तो लिखिएगा यूट्यूब पर क्या होता है जब रिएक्शन और फिर से ब्रदर सर, ठीक है ना। इतना लिखकर फिर से सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्या होता है जब रिएक्शन ब्रदर सर। तो इस तरीके से सर्च करेंगे ना, सर्च आना चाहिए कि किस तरीके से सर्च करेंगे जिससे आपको हमारी वीडियो मिलेगी। तो इस तरीके से सर्च करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम समझते हैं बूटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बूटस फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हम यहाँ पर सिंपल सी बात है, केवल रिएक्शन से हम यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कोई भी एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक एल्काइल हैलाइड को या एराइल हैलाइड को यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक एराइल हैलाइड को ले लेते हैं। ये क्या है, एराइल में एक बेंजीन हमने लिया तो एराइल हाइलाइड यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये Cl है तो ये क्या हो गया, एराइल हाइलाइड हो गया। एराइल हाइलाइड का मतलब एक बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हाइलाइड हम जोड़ दें जैसे X, तो ये एक एराइल हाइलाइड है। तो कोई भी एल्काइल या एराइल हाइलाइड ले लेते हैं, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन को ले लिया। अब क्लोरोबेंजीन को लेकर हम क्या करेंगे, कोई भी एल्काइल हाइलाइड से क्रिया करा देंगे, जैसे CH3Cl, क्लोरोमेथेन से हम इसकी क्रिया कराते हैं। तो कोई भी एल्काइल हाइलाइड को हम ले लेंगे और एराइल हाइलाइड से हम क्रिया कराएंगे, परंतु याद रखेंगे सोडियम की उपस्थिति में, ठीक है ना। सोडियम की उपस्थिति, वहां पे सोडियम के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं ना तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है। कुछ नहीं होता है, ये जो CH3 है, ये जो CH3 है ये क्लोरीन को यहाँ से निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरीन निकलेगा ये CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो गया और इसके ऊपर CH3 इस तरीके से जुड़ जाता है। और ये जो क्लोरीन है, ये जो यहाँ पे एक क्लोरीन ये निकल गया तो यहाँ पे आ गया, और एक यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया तो Cl2 और 2 सोडियम है तो यही 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बन के ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मेथिल बेंजीन का यहाँ पे निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्किल एराइल हम कह सकते हैं इसे। तो आप याद रखेंगे इतना, मतलब सिंपल सी बात है, यही बूटस फिटिंग अभिक्रिया जिसको आप याद रख लेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरोमेथेन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में शुष्क ईथर, मतलब ऐसे करेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमेथेन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेथिल बेंजीन का निर्माण होता है या बेंजीन मेथेन का निर्माण होता है, ठीक है ना। इतना भी लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ये एक एराइल हाइलाइड है, ये क्या है, एल्काइल हाइलाइड है। तो जब एराइल हाइलाइड और एल्काइल हाइलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल एराइल का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया को बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो आप चाहें तो इसको पहले हिंदी में लिखें, फिर से ये रिएक्शन लिख दें, या आपको ज़्यादा हिंदी में दिक्कत आ रही है तो केवल आप ये रिएक्शन लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। सॉरी, बोलते बोलते थोड़ा सा, क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन। ये क्या है, ये हमारा एराइल एल्किल एराइल है या एराइल एल्किल है, या इसे हम मेथिल
बेंजीन भी कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें हम समझिएगा, इसमें हम सिंपल सा क्या करते हैं, एक बेंजीन रिंग को हम ले लेते हैं, एक बेंजीन को हम लेंगे, जैसे यहाँ पे बेंजीन ले लिया और यहाँ पे H हम यहाँ पे एक दिखा दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं 6 सिरों पर हाइड्रोजन होता है। तो बेंजीन को लेकर हम क्या करेंगे, क्लोरोमेथेन से क्रिया करा देंगे, CH3Cl। तो जैसे ये क्लोरोमेथेन से हम क्रिया कराते हैं, याद रखेंगे AlCl3 अमोनियम ट्राइक्लोराइड के एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं होता है, ये जो CH3 है ये यहाँ पे जाकर ऐड हो जाता है, ये जो CH3 है इस हाइड्रोजन को निकाल देता है और ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ये CH3 ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऐड हो जाता है, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया कराकर ये बाहर निकल जाता है। तो ये आप रिएक्शन केवल लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ये तो बेंजीन है, ये क्लोरोमेथेन है या क्लोरोमेथेन है या मेथिल क्लोराइड है, ये क्या है, इसी को टॉल्यूइन हम कहते हैं, टॉल्यूइन। ये क्या है, क्लोरोमेथेन। ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है जी, आशा करता हूँ इतनी बात समझ के। अगला आता है फ्रेकलैंड अभिक्रिया। अब फ्रेकलैंड अभिक्रिया क्या होता है ये भी हम समझ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आइडोबेंजीन को हम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समझिएगा, आइडोएथेन को हम ले लेते हैं CH3CH2I, मतलब आइडोएथेन, 2 कार्बन है तो आइडोएथेन। तो जब आइडोएथेन के 2 अणु को हम लेंगे, तो एक यहाँ पे हम ले रहे हैं और एक आगे हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो आइडोएथेन को हम क्या करते हैं, केवल जिंक के साथ, जिंक चूर्ण के साथ हम क्रिया करा देते हैं। आइडोएथेन के 2 अणु यहाँ पे ले लेंगे, तो एक और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2 और CH3। देखिए हमने इसको केवल उलाट दिया है, CH3CH2I लिखे हैं, इसी को जस्ट उलाट कर यहाँ पे लिख दिया ICH2CH3, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या निकलता है, इस तरीके से हमने इस तरीके से लिखा जैसे एक ही बार में ये समझ में आ जाए। यहाँ से ये दोनों आई निकलता है आयोडीन, और यहाँ पे जिंक भी निकल जाता है। तो जैसे ये निकलेंगे तो यहाँ पे जिंक और 2 आयोडीन निकल रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे, तो नीचे में लिख दे रहा हूँ ZnI2, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले बाहर निकल गए, बचा क्या, CH3CH2, फिर से CH2CH3 बचा, तो यही हम लिख देंगे CH3CH2CH2 और CH3। तो ये हमारा बच गया, तो इसे हमने लिख दिया। अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 कार्बन है, मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया। तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन। तो ये हमारा ब्यूटेन हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, आइडोएथेन। ये क्या है, ये हमारा जिंक चूर्ण है। ये Zn आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, जिंक चूर्ण, जिंक का चूर्ण है, ठीक है जी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। इतना ले लिए। तो देखिए अब आपका एक और चीज़, मैं अपने तरफ से एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, टाइपिंग में बोलकर नहीं कर पाया बट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो फ्रीऑन का
सूत्र तथा उपयोग लिखिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम जान लेते हैं कि फ्रीऑन का सूत्र तथा इसका क्या करना है, उपयोग हमें बताना है। ठीक है ना। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CCl2F2 होता है। ठीक है ना। तो CCl2F2 क्या होता है, फ्रीऑन का सूत्र होता है जिसे आप याद रखेंगे। ठीक है ना। जिसे हम डाईफ्लोरो क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। ठीक है ना। डाईफ्लोरो मेथेन कहेंगे। 2 कार्बन है, डाईफ्लोरो मेथेन कहेंगे। ये क्या है, फ्रीऑन का सूत्र है। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है उपयोग। तो इसका उपयोग में आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहला इसका उपयोग है जो रेजिस्टेंस होता है वातानुकूल में प्रशीतक के रूप में। जो सिंपल सा कह सकते हैं ना, जो आपके घर में एसी होता है, ठीक है, जो ठंडा करता है, तो उसमें फ्रीऑन गैस का बहुत ज़्यादा क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। किसको, ठंडा करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर से हवाई जहाज में भी क्या होता है, एरोसोल नोदक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। तो जो हवाई जहाज में एरोसोल नोदक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये 2 आप उपयोग याद रखेंगे। और तीसरा होता है विलायक के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। विलायक मतलब जिसमें कुछ हम घोल सके। ठीक है। तो जो फ्रीऑन है ना, इसको विलायक के रूप में भी हम इसका क्या करते हैं, यूजेस करते हैं, उपयोग कुछ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने कम्प्लीटली आपको स्टडी करा दिया है। अदरवाइज मैं 2-3 बातें हैं जो विशेषकर कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी हमने टॉपिक कराया है, मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको आसानी से समझ में भी आए, और दूसरी बात, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करा दूँ। देखिए, नेमिंग रिएक्शन जो थे वो हमने करा दिया। इसमें के क्या होते हैं जब, और कैसे प्राप्त करेंगे, इससे इस जो चैप्टर से थोड़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए हमने पर्सनली एक ही वीडियो हमने बना दिया है, क्या मतलब क्या होता है जब पर, जिसमें हमने सभी रिएक्शन करा दिए हैं। तो उसको अभी हमने बताया कि किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या होता है जब पर, अभी हमने बताया है कि किस तरीके से आप रिएक्शन उसको कर सकते हैं। तो उसको आप पढ़ाई कर लीजिएगा। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसमें आपको सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज सब कंप्लीट हमने यहाँ पे करा ही दिया है। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, केमिस्ट्री का लिंक है, उस पर क्लिक करके इससे पहले के 5 चैप्टरों का स्टडी आप कर लीजिए। ठीक है ना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।